हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आयरन के निष्कर्षण में हेमेटाइट ऐश का प्रयोग किया गया और अब आयरन को मुक्त करने के लिए हम इसके अगले पद की बात करेंगे, अगले स्टेप पर चलते हैं और इसका नाम है प्रगलन। तो प्रगलन क्रिया कैसे होता है, कितने खंड है इसके अंदर और उनमें कौन कौन सी अवक्रियाएं होती हैं और अंततः उनसे हमें हमारा धातु किस रूप में प्राप्त होता है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं अब प्रगलन क्रिया की तरफ वीडियो को और इस प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो हमने देखा पीछे कि प्रगलन क्रिया के लिए सबसे पहले हमें भर्जित अयस्क को क्या करना होता है, भर्जित अयस्क में दो और घटक मिलाकर उसे घान के रूप में बदल लेना होता है, उसे चार्ज बना लेना होता है। तो इसमें चार्ज के रूप में क्या क्या होता है, इसके लिए हम भर्जित अयस्क लेते हैं और उसमें कोक तथा चूना पत्थर मिला लेते हैं। जी हाँ, इसमें गालक के रूप में हम चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस अयस्क के अंदर आगलनीय शुद्धि के रूप में सिलिका होता है, SiO2 होता है जो एक अम्लीय शुद्धि है। तो इसे दूर करने के लिए हमें एक क्षारीय गालक का उपयोग करना होता है। तो ऐसे में क्षारीय गालक के रूप में हम CaCO3 अर्थात चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों को एक में मिला दिया जाएगा चार्ज के रूप में। क्या क्या लिया जाएगा चार्ज के रूप में, एक बार पुनः ध्यान दें। भर्जित अयस्क, उसमें थोड़ा सा कोक मिलाया जाएगा यानी कार्बन मिलाया जाएगा और गालक के रूप में चूना पत्थर मिलाकर घान बना लिया जाएगा। और इस घान को अर्थात चार्ज को हम वात्या भट्टी में हॉपर की सहायता से, जिसमें कप कोण लगा होगा, और इस कप कोण को ढीला करके भट्टी के अंदर चार्ज को गिरा लिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे मूल बात है कि इस भट्टी में जब आयरन का निष्कर्षण किया जाता है तो इसमें 4 खंडों में अपक्रिया प्रारंभ होती है, 4 खंडों में यह अपक्रिया संपन्न होती है। तो वो 4 खंड कौन कौन से होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला खंड इसके अंदर कौन सा है, अपचयन खंड, रिडक्शन जोन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका रिडक्शन जोन है। ये भट्टी का ऊपरी भाग होता है, वो भाग होता है जहां का तापक्रम 300 से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऐसे खंड को, ऐसे भाग को हम रिडक्शन जोन या फिर अपचयन खंड के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे भट्टी का पहला भाग था, पहला जोन था जिसके अंदर प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक उसके नीचे अगर हम आए तो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बीच का जो खंड होगा उसे हम स्लैग जोन के रूप में जानते हैं। स्लैग यानी धातुमल, जोन यानी खंड, तो इसे हम धातुमल खंड के रूप में जानते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ जो ठीक अपचयन खंड से नीचे का भाग होता है, जिसका तापक्रम 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये खंड हमारा क्या कहलाएगा, धातुमल खंड। यहाँ पे धातुमल तैयार होगा, यानी जो हमारा आगलनीय शुद्धि है वो गालक के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, धातुमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा खंड हो गया। अब तीसरे खंड की बात करते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धातुमल खंड के ठीक नीचे वाला पार्ट या फिर दहन खंड के ठीक ऊपर वाला पार्ट। यहाँ पे दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। चाहे आप इसको इस तरीके से परिचय इसका दीजिए कि भट्टी के सबसे निचले भाग को हम दहन खंड कहते हैं और दहन खंड के ठीक ऊपर वाले भाग को, जहां का तापक्रम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस खंड को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन जोन कहते हैं, गलन खंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो अस्पंजी आयरन होगा वो पूर्णतया पिघल जाएगा, गल जाएगा और झाग उससे मुक्त हो जाएगा। तो ये एक ऐसा खंड है जिसको हम फ्यूजन जोन के नाम से या गलन खंड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा तीसरा था। चौथा बिल्कुल आसान है, अभी अभी जस्ट हमने इसका वर्णन करने से पहले इसका नाम हमने लिया है। तो अगर हम चौथा खंड की बात करें, चौथा खंड हमारा कौन सा है, दहन खंड। तो चौथे खंड यानी दहन खंड की अगर आपको परिचय देनी है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं,
इस भट्टी का सबसे निचला भाग जहां का तापक्रम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसी खंड को हम क्या कहते हैं? कंब्यूशन जोन अर्थात दहन खंड कहते हैं। तो आपने देखा कि इस दौरान यानी जब हम आयरन के निष्कर्षण में प्रगलन क्रिया कराते हैं तो वात्या भट्टी को 4 जोनों में 4 खंडों में बांट दिया गया है और फिर इसका प्रगलन कराया गया है। तो चारों खंडों का नाम आपको याद हो गया होगा, इन्हें बहुत जरूरी है याद करना। पहला खंड अपचयन खंड रिडक्शन जोन, दूसरा आपका स्लैग जोन धातुमल खंड, तीसरा आपका होगा फ्यूजन जोन गलन खंड के रूप में, और चौथा कंब्यूशन जोन अर्थात दहन खंड के रूप में जाना जाता है। तो इन 4 खंडों में भट्टी को बांटकर इनके अंदर प्रक्रम को दिखाया जाता है। तो चारों खंड आप सभी को पता हो गया, चारों खंड के बारे में जानकारी हो गई, याद होना चाहिए चारों खंड, और इनके अंदर अब कौन कौन सी क्रिया होने जा रही है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान रहे कि इस क्रिया का वर्णन हम रासायनिक समीकरण के साथ देंगे। जहां रासायनिक समीकरण बनेगा, रासायनिक समीकरण के हर स्टेप को दिखाना जरूरी होता है। तो आइए अब चलते हैं इसके वर्णन में। हम पहले खंड में चलते हैं। यहां पे जानना होगा कि सबसे पहले हमें किस खंड का वर्णन करना होगा, कहां से शुरुआत करनी होगी। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम दहन खंड से शुरू करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे? दहन खंड यानी कंब्यूशन जोन से शुरुआत होगी। कैसे होगी जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे उच्च तापक्रम जब भट्टी में उच्च तापक्रम हो जाती है तो उसी दौरान कार्बन यहाँ पे क्या करता है, वायु के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है। तो रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले कार्बन O2 के साथ क्रिया किया, दहन किया, और ये दहन लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करता है और फिर किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस C गिव्स आउट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि दहन खंड में क्या करना है, कैसे इसके अंदर रिएक्शन दिखाना है, बहुत ही सिंपल है। दहन खंड में कार्बन को दहन किया जाता है, वो भी वायु की उपस्थिति। आप पीछे भी दहन के बारे में जानते हैं। दहन क्रिया का मतलब ही होता है कि किसी भी पदार्थ को वायु के साथ जलाना दहन कहलाता है, यानी ऑक्सीकृत कराना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो आखिर कार्बन जब वायु के साथ जलता है तो पहले क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें और बचे हुए कार्बन हैं उनके साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस खंड के अंदर मूल उद्देश्य है कार्बन को दहन कराकर क्या तैयार करना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना। ठीक है। अब ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से धीरे धीरे गैसीय स्टेट में आता है ऊपर की तरफ, तो अब दूसरा प्रक्रम हमें किस जोन में दिखाना होता है, दूसरा प्रक्रम हम सबसे ऊपरी खंड में आते हैं। इस ऊपरी खंड में अपचयन खंड में इसका क्रिया हम दिखाएंगे। तो आइए यहाँ पे दूसरा खंड आप दिखाते हैं, अपचयन खंड। ध्यान से इसके रिएक्शन को समझना होगा क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। तो सेकंड पार्ट हमारा, सेकंड जोन कौन सा है, किस जोन का यहाँ पे चर्चा करना है, रिडक्शन जोन अर्थात अपचयन खंड। अपचयन खंड, रिडक्शन जोन। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, आप जब इनका एक एक खंडों का वर्णन करेंगे तो उसी समय हर खंडों का परिचय आप देंगे। हर खंडों का परिचय तभी देंगे जब आप इनका लिखेंगे तो हर खंडों की हेडिंग डालकर और उसी में लिख देंगे। जैसे आपको दहन खंड का वर्णन यहाँ करना है तो जो हमने अभी यहाँ वर्णन बताया दहन खंड के लिए वो इसी में लिख देना है। आप सीधा कह सकते हो कि इस भट्टी के सबसे निचले भाग जहां का तापक्रम 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसी खंड को दहन खंड कहा जाता है। ठीक है। इस खंड के अंदर क्या कौन सी क्रिया होती है, कार्बन को वायु के साथ जलाकर दहन करके
कितने ताप पर? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे पहले CO2 में, फिर ये जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड में। यानी एक लाइन में आपको लिख देना है, कार्बन को वायु के साथ दहन करा के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जाता है, और ये दोनों रिएक्शन आप उसमें शो कर देंगे, तो ये आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपचयन खंड में, रिडक्शन जोन में। तो इसका परिचय आप पीछे भी दे चुके हैं, मान लीजिए फिर से परिचय देना हो, इसमें लिखना हो, तो क्या कहेंगे आप? बताइए क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? तो हमें कहना होगा कि भट्टी के सबसे ऊपरी भाग जिसका तापक्रम 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस भाग को हम रिडक्शन जोन या अपचयन खंड कहते हैं। इस खंड के अंदर क्या कराया जाता है? इस खंड में हेमेटाइट का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपचयन कराया जाता है। यानी इस खंड में अपचयन होने वाला है, और अपचयन कराने के लिए एक अपचायक की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अपचायक का काम कौन करेगा? वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो दहन से उत्पन्न हो रहा है, वो सीधा जाएगा और हेमेटाइट अयस्क का अपचयन करा देगा। यानी अपचयन हेमेटाइट का होगा और अपचायक कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कैसे कराएगा आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। यह है हमारा हेमेटाइट, Fe2O3 प्लस इस अपचायक कौन है यहाँ पे? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे ही इससे क्रिया करेगा तो ये बदल जाएगा, यहां से आयरन आपका मुक्त हो जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा वेस्ट गैस के रूप में। तो आपने देखा कि हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपचयित होकर आयरन के रूप में मुक्त हो जाता है, अर्थात हेमेटाइट का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन में अपचयन हो जाता है, और अपचयन होते ही ये मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे आप बैलेंस भी करेंगे रिएक्शन को। ये तो आपका रिजल्टिंग रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ कितना बढ़ाना होगा? यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं CO, CC एक ही है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं यहाँ तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ आप 2 कर दो, और यहाँ पे आप 3 बढ़ा दीजिएगा, और यहाँ भी 3 बढ़ा दीजिएगा, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि 3 कार्बन 2 Fe, ऑक्सीजन 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 3 6 और 3 दूनाई 6। तो इस तरीके से आपने यहाँ से ये प्राप्त किया। यहाँ पे जो आपका आयरन आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो किस नेचर का होता है? स्पंजी नेचर का होता है। यह स्पंजी होता है, झागयुक्त होता है, यानी इसके अंदर CO2 कुछ ना कुछ मात्रा में घुला रहता है, और अशुद्धियां भी इसके अंदर थोड़ी बहुत रहती हैं। इसीलिए किस प्रकृति का होता है? स्पंजी नेचर का होता है, स्पंजी आयरन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आप क्रिया दिखा रहे हो, ये तो आपका रिजल्टिंग रिएक्शन है, इसे आप कई खंडों में दिखा सकते हैं, यानी ये क्रिया कई खंडों में संपन्न होती है। आइए समझते हैं कि आखिर ये कितने खंडों में हो रही है। तो ये क्रिया कितने से कितने ताप तक हो रही है, आप इसको भी शो कर सकते हैं। ये क्रिया आपका 300 से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो रहा है, 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हो रहा है। तो आइए इनको एक एक करके खंड में समझते हैं। ये हमारा रिजल्टिंग रिएक्शन है। अब इसे हम कई चरणों में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है? आपका ये हेमेटाइट Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, अपचयित होगा कितने ताप पर? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने ताप पर हो रहा है? 300 डिग्री, और कन्वर्ट हो जाता है Fe3O4 और साथ में CO2 गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। तो पहला स्टेप हमारा ये तैयार हुआ। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस भी करना होगा इसे, तो यहाँ पे हम 3 बढ़ा लेते हैं। तो Fe की संख्या कितनी हो गई? 3 दूनाई 6, तो यहाँ हम 2 बढ़ा लेंगे, 3 दूनाई 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 3 त्रिक का 9, 1 10 हो गया, 4 दूनाई 8 2 10 हो गया, कार्बन एक बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कैसे बनेगा, अर्थात अपचयन खंड के अंदर सबसे कम ताप पर क्या होता है? आपका हेमेटाइट CO के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपचयित हो जाएगा, किसके रूप में? फेरिक ट्राई ऑक्साइड के रूप में। तो इस रूप में Fe3O4 के रूप में अपचयित हो जाएगा। और अब Fe3O4 अस्थायी रूप में यहां बन रहा है, ये भी आपका CO के साथ फिर से अपचयित होगा, यानी Fe3
SO4 प्लस CO गिव्स आउट, ये बनाएगा FeO। ये किसमें आपका अपचयित हो गया? FeO में। यानी लगातार क्या हो रहा है, इसमें से लगातार ऑक्सीजन आपका निकलता जा रहा है, जिससे अपचयन होता जा रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार CO से ये अपचयित होता जा रहा है। और अब इसे भी बैलेंस आप कर सकते हो। इसको बैलेंस करने के लिए कितना बढ़ाना होगा, यहाँ आप देख सकते हो Fe की संख्या 3 है, तो यहाँ भी आपका Fe कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, Fe बराबर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 5 और 4 1 5, कार्बन 1 कार्बन 1, ये बैलेंस हो गया। अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरे स्टेप में हम क्या कहेंगे, ये FeO भी अस्थायी है, ये भी अभी आपका स्थिर नहीं हुआ है, तो FeO भी आपका CO जो अपचयक है उसके साथ अपचयित हो जाएगा और अपचयित होकर किस रूप में बदल जाएगा, अस्पंजी आयरन के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो ये आपने देखा, ये लास्ट में आयरन मुक्त हुआ, ये 300 पे पहला रिएक्शन हुआ और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपका सेकंड रिएक्शन हुआ, अर्थात FeO में कन्वर्जन हुआ, और 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये आपका आयरन में मुक्त हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो आपने देखा कि अपचयन खंड के अंदर अपचयन हुआ, और अपचयन किसका हुआ, हमारा मुख्य अयस्क हेमेटाइट का हुआ, और हेमेटाइट किसके द्वारा अपचयित हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से प्राप्त हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड दहन खंड से आया और हेमेटाइट को आयरन के रूप में अपचयित कर दिया। अपचयित जब यह हो जाता है आयरन, तो स्पंजी रूप में प्राप्त होता है। लेकिन इस खंड के अंदर आयरन मुक्त होते होते 3 स्टेप बनाता है, अर्थात आयरन को 3 स्टेप में इसका रिएक्शन दिखा सकते हैं। पहले स्टेप में ये आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रूप में बदल गया। दूसरे स्टेप में आपका Fe3O4CO के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर FeO में बदल गया, और तीसरे स्टेप में आपका FeO CO के साथ 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपचयित होकर आयरन अर्थात Fe के रूप में मुक्त हो गया। तो इन 3 स्टेपों में हम अपचयन खंड का वर्णन कर सकते हैं। तो इस खंड में जो हमें आयरन प्राप्त हुआ है वो स्पंजी नेचर का है, क्योंकि उसमें तमाम अशुद्धियां और साथ ही साथ कुछ मात्रा में CO2 भी घुली रहती है, इसीलिए यह झाग युक्त होता है। अब हम चलते हैं अगले खंड की बात करते हैं, अगले खंड में क्या हो रहा है और कैसे क्रिया हो रहा है। तो बच्चों, अगला हमारा जो खंड है, अर्थात हम अब तीसरे खंड पर चलते हैं, और तीसरा खंड हमें लेना है धातुमल खंड को, यानी अपचयन खंड से आपका आयरन अपचयित हो चुका है, स्पंजी प्रकृति का बनकर आ रहा है धीरे धीरे नीचे की ओर। अब आएगा ये धातुमल खंड में, ठीक इसके नीचे धातुमल खंड है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है। तो धातुमल खंड में जैसे ही हमारा स्पंजी आयरन आता है, तो उसमें उपस्थित रहता है सिलिका, SiO2, रेत वगैरह के छोटे छोटे पार्ट, जो किस रूप में होते हैं, आगलनीय अशुद्धि के रूप में होते हैं, ये आसानी से पृथक नहीं होते हैं। तो इन्हें हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, इनको हटाने के लिए हमें गालक का प्रयोग करना होता है। तो अब इसी खंड में आपका धातुमल बन जाएगा जो आगलनीय अशुद्धि है। पर कैसे बनेगा, क्या होगा इसके अंदर, आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम धातुमल खंड का क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। किसे कहते हैं धातुमल खंड, इस हेडिंग के दौरान लिख देंगे। तो किसे कहते हैं धातुमल खंड, भट्ठी में अपचयन खंड से ठीक नीचे का भाग, जिसका तापक्रम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, धातुमल खंड या स्लैग जोन कहलाता है। इस खंड में सबसे पहले चूना पत्थर, आपने सब इसमें चूना पत्थर मिलाया था ना गालक के रूप में, तो अब जैसे ही चूना पत्थर इस खंड में आता है, पूरा गलते हुए पिघलते हुए हमारा पदार्थ जैसे इस खंड में आता है, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, चूना पत्थर यानी CaCO3 लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 800 से 1000 के बीच ये क्रिया होती है। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ताप पर
आपका कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित हो जाता है, बनाता क्या है CaO और CO2। CO2 गैस आपका मुक्त हो जाएगा, ठोस के रूप में हमें CO प्राप्त हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जिसका 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या हो गया, यहाँ पे अपघटन हो गया, CO2 गैस के रूप में निकल गई और हमारे पास बच जाता है CaO। अब ये CO जो इसमें आपके अयस्क के अंदर आगलनीय अशुद्धि अर्थात SiO2 है उससे क्रिया करके, तो यहां हम रिएक्शन दिखा सकते हैं CO प्लस SiO2। ठीक है, ये भी लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तो ये इसके साथ गल जाता है, रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके CaSiO3 अर्थात कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनाता है। तो आपको यहाँ पे सलाइक के रूप में सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके मिल गया। क्या नाम है इसका, कैल्शियम सिलिकेट, जो किस रूप में प्राप्त हो रहा है, धातुमल के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये है आपका गालक फ्लक्स और ये है आपका इम्प्योरिटीज आगलनीय अशुद्धि, दोनों मिलकर क्या बना लिए, सलाइड अर्थात धातुमल के रूप में कन्वर्ट हो गए। अब ऐसे में हमारा जो आयरन है वो और ज्यादा अस्पंजी, क्योंकि ये भी तो आखिर उसी में जाके मिल जाएगा और अस्पंजी हो गए। लेकिन एक बात ध्यान देना होता है, इसका एक अहम रोल भी होता है इसके अंदर कि अगर कैल्शियम सिलिकेट बन गया तो ऐसे में हमारा जो धातु है वो दोबारा अपचयित नहीं होगा, अर्थात उसका और ज्यादा अपचयन नहीं होगा, यानी अपचयन से वो बच जाएगा। तो ध्यान रहे ऐसे में इसकी भी भूमिका होती है, यानी ये बचाती है, ये रोकती है, किसको रोकती है, ये आपका अपचयित होने से रोकती है, किसको, धातु को अपचयित होने से, आयरन को अपचयित होने से रोकती है। तो इसका ये वर्क है, बनने के साथ साथ इसको स्टेबल करने में भी इसका सहयोग होता है। तो ये था धातुमल खंड के अंदर होने वाली क्रिया। अब हमारे पास सबसे अंतिम खंड के रूप में आ रहा है फ्यूजन जोन। जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आता है ये गलित धातु स्पंजी नेचर का जो होता है, 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाले खंड में आता है, यानी फ्यूजन जोन में आता है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया हो रही है। भौतिक प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जो स्पंजी आयरन में झाग थे वो सब मुक्त हो जाते हैं और धातु हमारा पिघल कर गलित अवस्था में अलग हो जाता है और सीधे वो चला जाता है टैंक में अर्थात पेदी में। पेदी के निचले हिस्से में वो कलेक्ट हो जाता है और जो झाग होता है उससे अलग होकर ठीक उसके ऊपरी सतह पर तैरने लगता है या एकत्रित हो जाता है। तो ऐसे में इस भट्टी की पेदी में सबसे निचली सतह पर कौन पिघल कर आ जा रहा है, आयरन धातु गलित रूप में, और ठीक उसके ऊपर जो धातुमल अलग हुआ है वो भी एकत्रित हो जाता है धातुमल को अलग रास्ते से और गलित धातु को यानी आयरन को अलग रास्ते से निकाल लिया जाता है। तो ऐसे में जो यहाँ पर गलित धातु प्राप्त हो रहा है, मोल्टन मेटल जो आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है आयरन का, उसे हम पिग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग आयरन। यानी आयरन अब मुक्त हो चुका है, हेमेटाइट अयस्क से पूर्णतया मुक्त हो चुका है और किस रूप में प्राप्त हो रहा है, गलित अवस्था में प्राप्त हो रहा है। और इस गलित अवस्था को हम एक नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, पिग आयरन, कच्चा लोहा। किस नाम से जानेंगे इसको, कच्चा लोहा। तो यहाँ इस तरीके से हमने धातु का निष्कर्षण किया, तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, एक बार हम सरसरी निगाहों से इसको फिर से रिपीट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है ये। हम इस समय आयरन का निष्कर्षण कर रहे हैं हेमेटाइट अयस्क के थ्रू, यानी उससे निष्कर्षण किया जा रहा है और प्रगलन क्रिया के दौरान आयरन आपका मुक्त हो रहा है। पर कैसे मुक्त हो रहा है, सबसे पहले हमने भर्जित अयस्कों में कोक और क्या मिला लिया, चूना पत्थर गालक मिला लिया, घान बनाया और उस घान को वात्या भट्टी के अंदर प्रवेश कराया। वात्या भट्टी के अंदर जब ये घान पहुंचता है तो इसमें 4 खंडों में अक्रियाएं होती हैं, 4 खंडों में परिवर्तन होता है। इन चारों खंडों का नाम क्या क्या है, पहले खंड को हम अपचयन खंड रिडक्शन जोन कहते हैं,
दूसरे खंड को स्लैग जोन धातुमल खंड कहते हैं, तीसरे खंड को फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन को हम क्या कहते हैं, गलन खंड कहते हैं, और चौथे जोन का नाम है कंब्यूशन जोन अर्थात दहन खंड। तो 4 खंडों में भट्ठी का ये बटा हुआ हिस्सा है और इनमें अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो आइए समझते हैं अब फिर से एक बार, पहले कहाँ क्रिया हुआ, सबसे पहले कौन सी क्रिया आपको दिखाया गया, दहन, सबसे नीचे वाले भट्टी में दहन दिखाया गया। दहन क्रिया 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हुआ। इसमें कार्बन आपका वायु के साथ चलता है, दहन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसका रिएक्शन 2 स्टेप में हमने दे रखा है। फिर इसके बाद यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऊपर की तरफ आता है तो अब दूसरा खंड हम किसका दिखाएंगे, किसका वर्णन करेंगे, अपचयन खंड का वर्णन करेंगे। तो दूसरे खंड में अपचयन खंड का वर्णन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड अर्थात हेमेटाइट गैस को क्या करता है, पहले Fe3O4 के रूप में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर 400 पे Fe3O4 पुनः FeO के रूप में, और 700 पे FeO आयरन के रूप में अपचयित हो जाता है। और यहाँ से प्राप्त आयरन चूंकि स्पंजी नेचर का होता है, उसमें अशुद्धियां भी उपस्थित रहती हैं, तो इसलिए स्पंजी आयरन यहाँ हमें अपचयन के दौरान मिल जाता है अपचयन खंड में। और जैसे ही अब इससे नीचे वाले खंड में आता है, यानी धातुमल खंड में आता है, तो धातुमल में खंड में आकर उसमें उपस्थित अगलनीय अशुद्धि अर्थात सिलिका SiO2 किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर लेता है। लेकिन ये क्रिया 2 स्टेपों में आपको दिखानी है। पहले स्टेप में क्या किया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कराया CO और CO2 में। CO2 तो मुक्त हो गया, पर CO क्या करता है, CO इसमें उपस्थित SiO2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बना लेता है, और धातुमल आपका उसी आयरन में मिल जाता है। तो इस समय हमारा आयरन और ज्यादा स्पंजी हो जाता है। और अब उस ठीक और नीचे वाले भाग में जब ये आता है, तो यानी अगला जोन हमारा क्या है, गलन खंड फ्यूजन जोन है। तो इसका ताप 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें आते ही आयरन पूर्णतया पिघल जाता है और पिघलकर धातुमल से अलग हो जाता है, यानी आयरन पिघलकर नीचे पेदी में चला जाएगा और धातुमल ठीक उसके ऊपर पृथक होकर क्या करेगा, कलेक्ट हो जाएगा। इस दौरान पेदी से स्लैग को हम एक अलग रास्ते से और धातुमल को एक अलग रास्ते से बाहर कर लेते हैं। यहाँ से प्राप्त गलित धातु को ही हम आयरन कहते हैं, अर्थात उसका एक नया नाम दिया जाता है पिग आयरन, कच्चा लोहा। तो यहाँ से प्राप्त आयरन को हम किस रूप में जानते हैं, कच्चे लोहे के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से हमने आयरन को मुक्त किया कच्चे लोहे के रूप में। तो अब आगे का, इसके आगे का वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।